Good morning student. Today we are going to start our next chapter, that is dissolution of partnership firm. What do you mean by dissolution of partnership? When the relationship between all the partners of the firm comes to an end, this is called dissolution of a firm. फर्म का डिसोल्यूशन मतलब उनके बीच में जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है पार्टनर के बीच में, उन सब का इकोनॉमिक रिलेशन का एंड हो जाना, दैट इज़ नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं वो किसका कंसेप्ट थे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को ही हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. और अब हम क्या करेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. दोनों कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है. क्या डिफरेंस है इन दोनों कंसेप्ट में? लेट्स सी. डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हम एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं. फर्स्ट डिफरेंस देखो, मीनिंग. It refers to a change in existing agreement between the partner. The firm continue its business. Dissolution of partnership में क्या होता है? उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में वो चेंज होता है, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू रहता है, वो बंद नहीं होता. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है? इट रेफर्स टू क्लोजर ऑफ द फर्म. फर्म जो बिजनेस कर रही है वही क्या हो जाता है? बंद हो जाता है. सेकेंड, कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस. द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहता है. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड, बिजनेस बंद हो जाता है. इकोनॉमिक रिलेशनशिप. इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर कंटिन्यू हो इन अ चेंज फॉर्म. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप रहते हैं लेकिन चेंज फॉर्म में रहते हैं. मतलब उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, जैसे प्रॉफिट रेशो चेंज हो जाना, पहले दो पार्टनर थे फिर एक पार्टनर का और आ जाना. तो इस टाइप से उनके इकोनॉमिक रिलेशन जो है एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन चेंज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड. और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है? उनके बीच में जो भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. नेक्स्ट डिफरेंसेस क्या हैं? क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स ऑफ अकाउंट. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बुक्स ऑफ अकाउंट्स नीड नॉट टू बी क्लोज. बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज नहीं किया जाता, बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं. सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी. Assets are revalued and liabilities reassessed, and gain or loss on the revaluation is distributed among the partner in their old profit sharing ratio. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? एसेट और लाइबिलिटी की रियलाइज्ड वैल्यू को निकाला जाता है और उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पर क्या होता है? एसेट को सेल किया जाता है, उनसे लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जाता है, एंड बैलेंस इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स. हम पहले एसेट्स को सेल करेंगे, उससे जो अमाउंट आएगी उससे आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करेंगे, फिर पार्टनर्स का लोन पे करेंगे और फिर पार्टनर्स की कैपिटल, अगर कुछ बचता है तो पार्टनर्स की कैपिटल को पे ऑफ किया जाएगा. इफेक्ट क्या होता है? Dissolution of partnership. Dissolution of partnership does not necessarily mean the dissolution of firm. अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है उसका मतलब उस केस में फर्म का डिसॉल्व होना ज़रूरी नहीं है. बट अगर आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएगी. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरली मीन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो. 7 डिफरेंस क्या है? कोर्ट्स इंटरवेंशन. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता. पार्टनर म्यूचुअल कंसेंट से पार्टनरशिप को डिसॉल्व करते हैं. बट dissolution of firm, a firm can be dissolved either without the intervention of court or by the order of court. तो फर्म का डिसोल्यूशन दोनों तरह से हो सकता है, म्यूचुअल कंसेंट से भी हो सकता है और कोर्ट के ऑर्डर से भी
हो सकता है। अब आगे देखते हैं डिफरेंट वे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कैसे डिसॉल्व होती है, कौन कौन से वे हैं, कौन कौन से कॉजेज हैं। द पार्टनरशिप इज डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, in case of change in profit sharing ratio of the existing partners, in case of admission of a new partner, in case of retirement, in case of expulsion of a partner, मतलब पार्टनर को बाहर निकाल दिया जाता है, in case of death of a partner, in case of insolvency of a partner, in case of expiry of the period of partnership। तो अगर ये सब केसेस होते हैं, इस केस में क्या होगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। फर्म का एंड नहीं होता, उनके बीच में पुराने एग्रीमेंट का एंड हो जाता है और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कौन कौन से मोड हैं? 2 मोड हैं। फर्स्ट, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, सेकेंड विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ए देखते हैं, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 40। कौन सा सेक्शन में आता है म्यूचुअल एग्रीमेंट? अंडर सेक्शन 40। अ पार्टनरशिप में बी डिसॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन। सिंस अ पार्टनरशिप फर्म इज सेट अप बाय एन एग्रीमेंट, इट कैन बी डिसॉल्व बाय एन एग्रीमेंट। मतलब उनके बीच में जो एग्रीमेंट है वो एक एंड का एग्रीमेंट बना देंगे, म्यूचुअल कंसेंट से उनकी पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। सेकेंड, कंपल्सरी डिसोल्यूशन अंडर सेक्शन 41। अगर कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा? नंबर 1, व्हेन ऑल और ऑल बट एक्सेप्ट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट। या तो सारे इंसॉल्वेंट हो जाएं या एक को छोड़कर बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो जाएं। सेकेंड क्या होगा? व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, कि जो फर्म जो बिजनेस कर रही थी वो क्या हो जाता है? अनलॉफुल हो जाता है। मान लो गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया, तो उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन अगर अब फर्म करेगी तो वो अनलॉफुल होगी, वो बिजनेस कैसा हो जाएगा? अनलॉफुल हो जाएगा, पार्टनरशिप अनलॉफुल हो जाएगी, तो इसको ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व हो जाएगी, कंपल्सरी इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड वे क्या है? ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट अंडर सेक्शन 42। नीचे 3 इवेंट दिए हुए हैं, इनमें से अगर कोई भी एक इवेंट हो जाता है तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। नंबर 1, ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए पार्टनरशिप फर्म बनी थी, अगर वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, पार्टनर उसके बाद पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहते तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म, जितने टाइम पीरियड के लिए फर्म बनाई गई थी, जैसे वो टाइम पीरियड एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। नंबर 4, बाय नोटिस, व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स्ड एंड इट इज एट विल, पार्टनरशिप एट विल है, एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू द अदर पार्टनर कैन डिसॉल्व द फर्म। अगर पार्टनरशिप किस टाइप की है? एट विल है, तो कोई भी एक पार्टनर रिटर्न नोटिस दे देगा, प्रायर नोटिस दे देगा अदर पार्टनर्स को, किस लिए? फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जब कोर्ट ऑर्डर देती है किस लिए? फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। कौन से सेक्शन में आता है? अंडर सेक्शन 44। द कोर्ट में on an application by a partner order the dissolution of the partnership firm under the following circumstances। पहला केस क्या होगा? when a partner has become of unsound mind, जब एक पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, पागल हो जाता है। when a partner other than the partner filing a suit has become permanently incapable performing his duty as a partner, बाकी पार्टनर में से एक पार्टनर कोर्ट में केस कर देता है, वो चाहता है कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाए। क्यों डिसॉल्व हो जाए? उसके अलावा जो अदर पार्टनर हैं उनमें से कोई पार्टनर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में इनकैपेबल हो जाता है। व्हेन अ पार्टनर अदर देन द
partner filing a suit is guilty of misconduct that may harm the partnership. अगर कोई और पार्टनर है जो अदर पार्टनर वो क्या करता है, मिसकंडक्ट करता है, मतलब कोई गलत काम कर जिससे पार्टनरशिप को हार्म हो सकता है. When a partner other than the partner filing a suit willfully or persistently commit breach of the partnership agreement, जिसने केस किया उसके अलावा कोई और पार्टनर अगर कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को, एग्रीमेंट को ब्रीच करता है, तोड़ता है, फॉलो नहीं करता, तो भी वो कोर्ट को बोल सकता है कि पार्टनरशिप को क्या कर दिया जाए, पार्टनरशिप फर्म को क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए. व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग अ सूट हैज़ ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी. जब एक पार्टनर अपने अदर पार्टनर क्या करता है, अपने शेयर को किसी और को, अपने इंटरेस्ट को किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है, उनमें से कोई एक पार्टनर केस कर सकता है फर्म को डिसॉल्व करने का. व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस. जब कोर्ट को ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि अब फर्म को आगे कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है. When the court is satisfied that dissolution is just and equitable due to some other reason, कोई और रीज़न जिसके लिए कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अब फर्म को क्या कर देना चाहिए, डिसॉल्व कर देना चाहिए. तो ये डिफरेंट सर्कमस्टांसिस हैं जिनमें एक फर्म डिसॉल्व होती है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट. नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन के टाइम पर हम जो अकाउंट्स हैं उनको सेटल कैसे करते हैं, कौन से सेक्शन के अंडर आता है ये, अंडर सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. कैसे कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट ऑफ लॉस इंक्लूडिंग द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट. नेक्स्ट, आउट ऑफ capital, and lastly if necessary will be realized from the partners in their profit sharing ratio. सबसे पहले जो अमाउंट ऑफ लॉस है, ठीक है, उसमें डेफिशिएंसी कैपिटल की भी आ गई, फर्म के जो प्रॉफिट है उससे कवर की जाएगी. अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो कैपिटल से कवर की जाएगी. कैपिटल भी सफिशिएंट नहीं है तो किससे मंगवाया जाएगा पैसा, पार्टनर से पैसा मंगवाया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है. तो अगर फर्म के डेट पे करने में फर्म की एसेट सफिशिएंट नहीं रहती, कैपिटल सफिशिएंट नहीं रहती, तो पार्टनर्स के प्राइवेट फंड को भी यूटिलाइज किया जा सकता है. सेकेंड, कैसे होगा सेटलमेंट, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम contributed by the partner shall be applied in the following manner and order. सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड डेट ऑफ द फर्म विल बी पेड. आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द लोन एडवांसेस बाय पार्टनर विल बी पेड ऑफ. Thereafter the balance of partners capital account will be returned. If some amount remain, it will be divided among the partner in their profit sharing ratio. तो सबसे पहले आउटसाइड डेट को पे किया जाएगा, फिर भी पैसा बचता है तो पार्टनर्स के लोन को पहले पे ऑफ किया जाएगा, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट पहले बनेगा. उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो पार्टनर्स की कैपिटल रिटर्न की जाएगी. फिर भी और अमाउंट रह जाती है तो वो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लेंगे. ये थे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन. नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है, फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट. दोनों में क्या डिफरेंस है. पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट कौन से सेक्शन में आता है, अंडर सेक्शन 49. हम इनमें डिफरेंस करेंगे. तो क्या डिफरेंस है फर्म्स के डेट में और प्राइवेट डेट में. सबसे पहले मीनिंग करेंगे. फर्म्स डेट रेफर्स टू द डेट पेएबल बाय द फर्म टू द आउटसाइडर. मतलब फर्म के अपने पर्सनल डेट हैं जो उनको पे करने हैं. किसको पे करने हैं, आउटसाइडर को पे करने हैं. प्राइवेट डेट रेफर्स टू द डेट पेएबल बाय अ पार्टनर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी. मतलब उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो उसके खुद के डेट हैं, पर्सनल डेट हैं जो उसको पे करने हैं. हु इज लाइबल, फर्म्स डेट में देखो, फॉर फर्म्स डेट ऑल पार्टनर्स आर लाइबल ज्वाइंटली और सेवरली. मतलब
फर्म के डेट पे करने के लिए कौन लाइबल हैं? पार्टनर। सभी पार्टनर्स मिलकर जॉइंटली ही उसको पे करेंगे। बट इन प्राइवेट डेट्स, फॉर प्राइवेट डेट्स ओनली द कंसर्न्ड पार्टनर इज लाइबल पर्सनली। सिर्फ जिस पार्टनर के वो डेट हैं वो पर्सनली ही लाइबल होगा उसको पे करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट। फर्म्स डेट में क्या होता है कि जो फर्म्स की प्रॉपर्टी है पहले उससे किसको पे किया जाएगा? फर्म्स के डेट को पे किया जाएगा। सेम एज इट इज, concerned partner share in the excess of firm's property over firm's debt can be applied toward payment of his private debt. मीन्स फर्म्स की प्रॉपर्टी में से फर्म्स के डेट पे करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसमें उस कंसर्न्ड पार्टनर का जो शेयर है वही यूटिलाइज किया जा सकता है, किस लिए? उसके प्राइवेट डेट को पे करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको कैसे हम यूज करेंगे? फर्म्स डेट में सरप्लस ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी ओवर हिज प्राइवेट डेट कैन बी अप्लाइड टुवर्ड पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट। मतलब पहले क्या किया जाएगा? पर्सनल प्रॉपर्टी से पर्सनल डेट को पे किया जाएगा, उसके बाद अगर सरप्लस बचता है तो ही उसको यूटिलाइज किया जाएगा फर्म्स के डेट की पेमेंट में। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट्स। क्लियर हो गया? दोनों केसेस में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, मतलब फर्म्स की प्रॉपर्टी को कैसे यूज किया जाएगा? पहले फर्म्स की प्रॉपर्टी में से फर्म्स के डेट को पे किया जाएगा, फिर जो अमाउंट बचती है, ठीक है, उसमें से कंसर्न पार्टनर के शेयर को ही वो यूज कर सकता है अपने प्राइवेट डेट को पे करने के लिए। बाकी बचे हुए सारी अमाउंट को यूटिलाइज नहीं कर सकता, सिर्फ उसका जितना हिस्सा है उसको ही यूज कर सकता है। ऐसे ही यही रूल किसके साथ है? पर्सनल प्रॉपर्टी के साथ है कि पर्सनल प्रॉपर्टी से पहले पार्टनर क्या करेगा? पर्सनल डेट को पे करेगा, फिर अगर कुछ एक्सेस बचता है, सरप्लस बचता है, तो उसको यूटिलाइज किया जाएगा, किस लिए? फर्म्स के डेट को पे ऑफ करने के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। I hope you understand today's topic. Revise all these concepts.